हेलो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो आप सब यूपी पीसीएस जे 2022 के कैंडिडेट्स को पूरी तरह से समर्पित है। अब जब परीक्षा की तिथि 12 फरवरी निर्धारित की जा चुकी है, तो ऐसे में एक रणनीति बनाने की इमीडिएट लेवल पे आवश्यकता है। एंड जहां एक तरफ आप पेपर 2 का जो हार्डकोर आपका लॉ है, उसके जो 10 आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे अभ्यर्थी पीसीएसजे के हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने का मुद्दा है कि जनरल स्टडीज के पेपर में करीब 9 सेपरेट एक्ट्स इस बार सिलेबस में रखे गए हैं। एंड सीइंग द वेरी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, हमारे लिए ये बेहद आवश्यक हो जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट्स कि ये जो जनरल स्टडीज के पेपर में हमारे अलग से सेपरेट 9 एक्ट्स हैं, इनका किस प्रकार से कैसे क्या किया जाए। बट फ्रेंड्स, राहुल दीक्षित इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस मुद्दे के ऊपर तो कम से कम बिल्कुल सीरियस मत होइए, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी मैंने तत्काल संभाल ली है। अभी 2 दिन पूर्व जब से तिथि 12 फरवरी आई इस एग्जामिनेशन की, तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए जो आपका जनरल स्टडीज पेपर में सबसे पहला एक्ट मेंशन्ड है, दैट इज द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, है ना, विकलांग जन अधिनियम 2016। नाउ दिस इज एक्ट 49 of 2016. This is Act 49 of 2016 that comes on 27 दिसंबर 2016। ये देखिए तिथियां मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं। अभी कल तक में आपने देखे होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर करीब 10 वीडियोस आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इन वीडियोस में, लेकिन मैं फिर से आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि आपको डेफिनेटली सक्सेस हासिल हो, तो हमारा सबसे अनुरोध है कि कॉपी पेन जरूर लेके बैठा कीजिए हमारे वीडियोस को देखने में, है ना। नाउ मैंने आपको बताया द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, विकलांग जन अधिनियम 2016। दिस इज एक्ट 49 ऑफ 2016 एंड दिस कम्स अप ऑन 27 दिसंबर 2016, राइट। अब देखिए, इसकी थोड़ी सी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ फ्रेंड्स आपको लेके चलना चाहेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के समक्ष ये मुद्दा कई वर्षों से विलंबित था एंड देयर वाज ग्रीवांसेस एट सो मेनी लेवल्स फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, क्योंकि ये देखिए एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बनती है विश्व के सामने। तो नाउ United Nation Convention on Right of Persons with Disabilities. This is in pursuance of United Nation Conventions on Right of Persons with Disabilities. अब इसके ऊपर जो चिंतन चल रहा था कई वर्षों के अंतराल में, इस बीच इसके नतीजे में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने इसको सीधे सीधे कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसको सीधे सीधे अडॉप्ट किया है 13 दिसंबर 2006 को। दिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड दिस कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑन 13 दिसंबर 2006। नाउ अब यूनाइटेड नेशन अगर किसी नियम को, किसी कन्वेंशन को लंबे समय के बाद जब एनालाइज करता है, तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने फ्रेंड्स इसमें करीब 8 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। 8 एरियाज, 8 कुछ मुद्दे हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने चिंतन किया है ना। अब चूंकि प्री का पेपर है, तो लाजमी बात है कि जितने हमारे 9 सेपरेट एक्ट्स हैं, इनमें हमें बड़े गहनता से विचार करना होगा, क्योंकि वी नीड टू फेच क्वेश्चंस इन एनी केस। अब देखिए, ये 8 एरियाज जो हैं, इसमें सबसे पहले बात की जा रही है इनहेरेंट डिग्निटी की, कि एक मनुष्य, एक आम इंसान किसी भी देश का हो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है,
उसकी स्वयं की एक निजी, उसका एक सम्मान है, उसका मान सम्मान है। उसकी विकलांगता की स्थिति कितने प्रतिशत है वो तो बात की चीज है, लेकिन सिंपली ऑन द ग्राउंड दैट ही इज पोजेसिंग डिसेबिलिटी, तो इसके तहत सबसे पहला जो प्रावधान इसमें रखा गया है दैट इज इनहेरेंट डिग्निटी, है ना, क्योंकि ये इनहेरेंट डिग्निटी जो है ये आगे चल के उसको एक इंडिविजुअलिटी देती है, उसके एक निजी सम्मान की बात आती है, समाज में एक सोशल स्टेटस, एक सोशल एस्टीम जो बनता है, तो इस बिंदु को सबसे पहले जगह दी गई है इनहेरेंट डिग्निटी। सेकंड नंबर पे बात की जाती है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी स्तर पर इस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी भी स्तर पर, है ना, तो सेकंड पॉइंट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है फुल पार्टिसिपेशन, उसके विकलांग होने की स्थिति में ऑन द ग्राउंड दैट ही इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, ही इज पोजेसिंग सम डिसेबिलिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि उसे समाज में उसकी सहभागिता को सीमित किया जाए, रादर हिज पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट नीड्स टू बी टोटली एंश्योर्ड, बिकॉज इवन यू नीड टू ब्रिंग दिस डिसेबिलिटी टू द मेन स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ। आपको क्योंकि बिल्कुल ऐसा देखने में आया है कि बहुत टैलेंट छुपा हुआ है इधर, तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस डिसेबिलिटी टू द मेन स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ एज सच इंजन ऑफ ग्रोथ, इसको पूरी जगह दी गई है फुल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। देखिए डिसेबिलिटी भी अपने आप में, ये जो हमारी एक ह्यूमन डाइवर्सिटी है, वी रादर हैव सो मेनी रेसेस, पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे आज, अगर हम एक ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट पे देखें तो देखिए कितना रेसेस हैं हमारे यहां, तो जहां रेसेस की अगर बात आ रही है तो इवन दिस नीड्स टू बी टेकन विद अ स्पेक्टिकल ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी भी कार्य में उसको बराबरी से मौका दिया जाए उस व्यक्ति को, है ना, एट ऑल द लेवल्स, एक अपॉर्चुनिटी जो होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अ डिसेबिलिटी, हम उसको नलीफाई नहीं कर सकते हैं, रादर हर, क्योंकि अभी हमने देखिए इसके ऊपर पार्टिसिपेशन की बात की है, इंडिविजुअलिटी की बात की है, तो बिल्कुल बट ऑब्वियस है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ नेक्स्ट जो आएगा हमारा दिस इज एक्सेसिबिलिटी। देखिए ये जितने भी नियम, अधिनियम, रेजोल्यूशंस, कन्वेंशंस होते हैं, तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि उपलब्धता, है ना, मतलब मेरा कहने का सेंस है कि किसी भी स्तर पर डिसेबिलिटी है यदि, तो उसमें हमें यह इंश्योर करना होगा कि एक जो एक्सेसिबिलिटी है, इतने नियम की ये जो नियमावली है ये सरल हो, ये बेहद सुगम हो और आसानी से हमें ये साधन प्राप्त हो सके। एक्सेसिबिलिटी से यहां ये अर्थ है। नेक्स्ट वी हैव इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब देखिए चूंकि डिसेबिलिटी की बात की जा रही है, तो नाउ अ केस कैन अराइज वे आइदर अ मैन इज डिसेबल और मे बी अ वुमेन इज डिसेबल, लेकिन हमें यहां ऐसे देखना होगा कि बैलेंस क्रिएट करके चलना होगा। किसी भी लेवल पे अगर डिसेबिलिटी है तो इक्वालिटी इन एनी केस नीड्स टू बी एंश्योर्ड बिटवीन दीज टू जेंडर्स। नेक्स्ट वी सी इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए बच्चा की चूंकि आयु कम है अभी, है ना, चिल्ड्रन विद लेस एज एंड दैट टू विद डिसेबिलिटी, विकलांगता की स्थिति, क्योंकि देखिए परिपक्वता के चलते विकलांगता होना एक अलग चीज है। अब ऐसे में बच्चे को हमें यह बखूबी देखना होगा कि कोई ऐसी स्थिति ना बने कि स्टैग्नेशन जैसा कुछ मामला बन जाए उसके सामने। तो इन एनी केस हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी नीड्स टू बी इवॉल्व, है ना। तो ये हमने देखा कि ए से लेकर एच तक कुल मिला के 8 पॉइंट्स हैं कि अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र के जो अधिवेशन है, जो कन्वेंशन ऑन राइट्स विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात आ रही है, इसमें कितने पॉइंट्स बताए गए, और ये 8 पॉइंट देखिए आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, राइट। नाउ मैंने आपको बताया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विकलांग जन अधिनियम 2016,
दिस is Act 49 of 2016 and this comes up on 27 December 2016, है ना, as a result, as a manifestation of long drawn struggles regarding this and representations perhaps from all the countries, developed nations, developing nations, underdeveloped nations, क्योंकि ये इशू, ये बिंदु किसी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ ही सीमित नहीं किया जा सकता है। ये जैसे जैसे विश्व हमारा विकास की तरफ बढ़ रहा है तो ये गंभीर मुद्दों को भी हमें साथ लेके चलने की आवश्यकता होगी। एंड इसी के रिजल्ट में वी वुड सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिस एडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन 30 दिसंबर 2006 वेयर इन, जिसके अंतर्गत 8 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बिंदु, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट कर रही है। अब ये 8 बिंदु मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश की है। नाउ माय फ्रेंड्स, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। भारत काफी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर युक्त है एंड देयरफॉर यू वुड सी इंडिया ratified this on 1st अक्टूबर 2007। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1st अक्टूबर 2007। और देखिए स्टेजेस में आपको बात समझ में आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। मैंने बहुत गहनता से, बहुत गंभीरता से ये तमाम एक्ट्स को समझने की कोशिश की है, जिससे मैं आपके सामने बेहद सरल तरह से इन तमाम एक्ट्स को प्रेजेंट कर सकूं। तो खूब लाभ उठाइए राहुल ऋषि टाइम्स के इन सेशंस का। नाउ इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंडिया रेटिफाइज दिस। भारत इस बात की पुष्टि करता है 1 अक्टूबर 2007 को। एंड डेफिनेटली व्हेन इंडिया रेटिफाइज इट, तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि बी इट इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, बी इट इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और ये जो समय था, दिस वाज 67th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, इस रेटिफिकेशन का। क्योंकि देखिए ये एक तरीके की क्रांति थी, ये एक तरीके से विचार में परिवर्तन लाना था, एक जो हमारा डीप डाउन कंटेम्पलेशन था। कई वर्षों से आजादी अलग अलग देश की अलग अलग समय हुई होगी, तो विश्व ने जो अपने स्तर पर इस बात का चिंतन किया, और ये चिंतन तभी हो पाया होगा जब संवेदनशीलता से आप हर मुद्दे को अलग अलग निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। तो इंडिया ratifies this on 1st October 2007 and this ratification implies that be it enacted by the parliament, and this is definitely categorically done on the 67th year of Republic of India। तो ये तो देखिए एक मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारे इस राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का बताया है। क्योंकि देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब तक हमें नहीं पता होगी, तो आगे के जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, जो सेक्शंस बनेंगे, उसको हम कैसे समझ पाएंगे? तो योर कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज ऐसा मैंने महसूस किया है कि पीसीएसजे में बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं। अब वन लाइनर से फ्रेंड्स काम नहीं चलेगा। और वैसे भी हम लोग के जो सेशंस यहां चलते हैं, डेफिनेटली मैं तो बहुत, क्योंकि मैं इस बात का मुझे स्मरण है कि प्री इज नॉट एवरीथिंग। प्री निकालने के बाद, और बट ऑब्वियस आप जिस तरह से देख रहे हैं आयोग की सजगता, मैं तो बधाई देना चाहूंगा आयोग को, आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन जब हम आपके साथ हैं, एक तिथि है, मेहनत की जाएगी। आई एम टोटली विद यू एंड आई विश ईच ऑफ यू वेरी ब्राइट सक्सेस। ऐसा मान के चलिए कि आप जरूर इस एग्जाम में पास होंगे, प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए आप आवेदक बनेंगे, और ऐसे ही हमारे सेशन आगे चलेंगे, है ना। Now, my dear friends, we are interested to go into deep down introspection, and then we would understand the right of persons with disabilities act 2016। अब देखिए इसमें in total you have 17 chapters। बहुत ध्यान से कॉपी पे में नोट करते चलिएगा। We have 17 chapters and in total as of now we have 102 sections। थोड़ा सा बड़ा अधिनियम है ये, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक एक को बहुत इजीली और बहुत डिटेल में we'll have a perusal of this। Now chapter 1, that is
प्रिलिमिनरी। मैं आपको कानून की दुनिया में यूं भी एक बात बता दूं कि जनरली यू वुड सी इन पार्लेंस कि जितने भी एक्ट्स होते हैं जनरली आप देखेंगे उसका सेक्शन 1 जो होता है वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे शॉर्ट टाइटल्स एंड फॉलोड सेक्शन 2 उसकी डेफिनेशंस। क्योंकि ये आपको पता बहुत जरूरी पता होना होता है कि ये आया कहां से है। आगे के जो प्रस्तावित सेशंस होंगे उसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें जो भी ऑफिसर्स हैं, ये समझ अधिकारी हैं, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, तो हमें देखना होगा सीपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत वो समझ अधिकारी बन रहा है। कमिश्नर्स की बात है, मजिस्ट्रेट की बात है, तो किस क्लास का मजिस्ट्रेट होगा। ये मैंने आपको यूं ही एक जनरल बाय कन्वेंशन एक सेंस देने की कोशिश की है। नाउ सेम इज द केस हियर। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, जिसके अंतर्गत बहुत ध्यान से समझिएगा सेक्शन 1 एंड 2 आएंगे। पार्ट जो हमारा चैप्टर 1 है इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 एंड 2 आएंगे। नेक्स्ट हम देखें, और सेक्शन 1 और 2 मैंने आपको बताया सेक्शन में शॉर्ट टाइटल्स, जहां कहीं भी हमारे पूरे एक्ट में जहां भी चैप्टर्स आ रहे हैं और जहां टाइटल को लेके बात आ रही है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकता है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हो सकता है, एंटाइटलमेंट हो सकता है, दीज आर ऑल शॉर्ट टाइटल्स। एंड फर्दरमोर सेक्शन 2 इज डेफिनेशन ऑफ दिस। नाउ चैप्टर 2 इज राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स सेक्शन 3 टू सेक्शन 15 आएगा। और ऐसा मेरा मानना है कि बहुत मजे के क्वेश्चंस इस एरिया से आएंगे, बिकॉज देन दिस इज रादर क्रक्स ऑफ द एंटायर एक्ट। क्योंकि जो कुछ भी हमने अधिनियम बनाया हुआ है तो ये ओरिएंटेशन इसका किधर जा रहा है, इसका ओरिएंटेशन राइट्स को लेके जा रहा है। मैंने बात की थी इंडिविजुअल डिग्निटी की, इंडिविजुअलिटी की, है ना, डाइवर्सिटी की, एक मैक्सिमम कितना हम एक कॉम्पिटेंस के एंगल से किसी डिसेबिलिटी को हम देखेंगे कि उसमें से भी मतलब देयर इज अ टैलेंट देयर। तो राइट्स, और राइट्स से मेरा मतलब यहां हो जाएगा कि तमाम जगहों पे जो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, वो उस व्यक्ति क्या एज अ अधिकार के सेंस में हमें देखना होगा। क्योंकि सबसे पहले जो ये राइट होगी जो उसको समाज में एक समता दे रहा है, एक मान सम्मान उसका सुनिश्चित कर रहा है। ये जो राइट्स होगा, इन राइट के ही अगेंस्ट, और मे बी यू कैन से द एक्सटेंशन ऑफ द राइट वुड बी एंटाइटलमेंट, कि आप किस चीज के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो ये तो फिर बहुत ही मतलब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम देख रहे हैं इस पूरे अधिनियम का, कि किस जगह उसकी क्या राइट बन रहा है। क्योंकि मामला ही सब कुछ है, देखिए मामला ही न्यायालय के समझ आता है, लॉयर्स की दुनिया में केस क्या है, एवरीथिंग इज केस। तो लाजमी बात है कि हर लेवल पे हमें देखना होगा कि अमुक व्यक्ति के अधिकार क्या बन रहे हैं, राइट्स, और जैसे राइट्स होंगे तो जस्ट कमेंसुरेट टू दैट यू हैव एंटाइटलमेंट। नाउ दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेक्शंस दैट इज फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 15। कमिंग टू द थर्ड इज एजुकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां और हर बात को देखिए कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन है उसको लेके। तो उसमें बाकायदा चिल्ड्रन के लिए इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई थी। तो एजुकेशन को लेवल पे हमें देखना होगा, क्योंकि देखिए आज का ये जो शिशु है, ये जो चाइल्ड है आज, है ना, अभी हमने देखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि कहीं ना कहीं वी हैव डेफिनेटली राइट टू एजुकेशन ऑल्सो, है ना। तो उसके तहत आपको ये देखना होगा कि स्कूलिंग के लेवल पे जो गवर्नमेंट से एडेड है, फंडेड है, उस लेवल पे या निजी संस्थान में भी एजुकेशनल लेवल पे किसी भी स्तर की कोई विसंगति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये जो बात है दिस कवर्स फ्रॉम सेक्शन 16 टू सेक्शन 18, जिसमें एजुकेशन के लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ एडमिशन, और ये स्थिति प्रत्येक स्तर पर जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन लेवल पे, राइट। सो चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट डील्स विद education covering from section 16 to section 18. Now chapter 4 skill development. अब देखिए डिसेबिलिटी चूंकि किसी भी डिग्री की हो सकती है,
उसकी प्रतिशतता कैसी हो सकती है। आगे चल के हम देखेंगे विद द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ये जब हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो वी हैव प्रोविजन ऑफ शेड्यूल, जिसमें डिसेबिलिटी के टाइप्स बताए गए हैं। तो यहां आप देखेंगे कि एजुकेशन तो सुनिश्चित हो गई, लेकिन यदि एजुकेशन भी थोड़ी सी ऐसी है कि बिकॉज दैट वुड बी डेफिनेटली रिलेटेड टू द डिग्री एंड लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, तो ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि शिक्षा का स्तर जो अभी आपने किसी को दिया है, उस शिक्षा के स्तर पर आगे चलकर उसके अंदर कौशल का विकास होना बेहद आवश्यक है। His skill mechanism needs to be improvised। उस लेवल पे तमाम वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं, उसकी चॉइस के हिसाब से हम कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो चैप्टर 4 है दैट डील्स विद स्किल डेवलपमेंट। और क्योंकि यहां देखिए सिर्फ शिक्षा और समता तक बात नहीं है, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करी थी, कितना सुंदर भाव है यहां, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रभाव कर रही है कि जीवन पर्यंत उस अमुक व्यक्ति की जीविका का भी प्रबंध हो सके। वी आर ट्राइंग टू मेक अर्नेस्ट एफर्ट दैट थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्किल डेवलपमेंट ही गेट्स चैनलाइज्ड इनटू बेटर सेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज बीइंग कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 19 टू सेक्शन 23। एंड मैं अब देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि यू कैनॉट मिस इवन अ सिंगल वर्ड हियर। अगर सीधे सीधे यही आ जाए कि इसके राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के किस चैप्टर में स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, कौशल विकास की। अब आपको तो देखिए लगेगा कि स्किल विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से आज हम कौशल की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट। वी हैव सो मेनी स्कीम्स फॉस्टरिंग एंड गिविंग अ फिलिप टू द स्किल्स बाय द वे। तो आप तो ये सोचेंगे कि एक्ट 2016 का है, यूएन कन्वेंशन की बात और ये स्किल की बात आ रही है, लेकिन अगर आपने ढंग से मेरे वीडियोस अटेंड करे हैं तो आपके क्वेश्चंस मिस मैं होने नहीं दूंगा। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। नाउ अब आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सेक्शन 19 टू सेक्शन 23। फर्दरमोर चैप्टर 5 सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा बहुत बहुत गहन पहलू है। हेल्थ, स्वास्थ्य, रिहेबिलिटेशन, पुनरुत्थान, रिक्रिएशन। अब देखिए कितना लॉजिकल मैनर में बात आ रही है, राइट्स, एजुकेशन, स्किल। अब इन सब के बाद समाज में एक जो होता है ना सुरक्षा की भावना, तो सोशल सिक्योरिटी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रदर आई वुड से, एंड दिस नीड्स टू बी एंश्योर्ड। अब इसमें सरकार ही हर जगह देखिए पहल कर रही है। आज आप देखेंगे यू हैव सो मेनी स्कीम्स टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज, so many rather I would say pilot projects, so many flagship programs we have been introduced in previous budgets। क्योंकि ये मैंने अभी पिछले कल के वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि लॉ नीड्स टू बी नेवर स्टडीड इन आइसोलेशन, कि एक एक्ट आपने पढ़ा वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। रादर यू नीड टू क्रिएट अ लिंक पेन मॉडल, कि यहां पे अगर ये हुआ तो देखिए इसका प्रभाव ये दिखाई दे रहा है, इसका प्रभाव ये दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे चैप्टर 5 जो बात करता है सोशल सिक्योरिटी की थ्रू स्कीम्स, एंड देन जब सोशल सिक्योरिटी होगी तो हेल्थ, तो स्वास्थ्य तो देखिए सबसे गंभीर मुद्दा है। अभी हमने देखा था जो सक्षम थे, तो मित्रों 2 वर्ष भी नहीं बीते हैं, है ना, कोरोना की त्रासदी से बस हम उभरे ही हैं, और आपने देखा था स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी। तो जरा सोचिए कि सक्षम व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी वो किससे अपनी बात कहेगा। तो हेल्थ के स्तर पर उसके खास तौर से इंश्योरेंस को लेके जो उसकी प्रायोरिटीज है, जो उसकी नीड्स हैं, इसके और काफी बात की गई है। तमाम शहरों में आप देखेंगे आजकल रिहेबिलिटेशन स्कीम्स चल रही हैं, तो रिहेबिलिटेशन, रिक्रिएशन, और इसको लेके फ्रॉम सेक्शन 24 टू 30। देखिए टाइम हम लोगों के पास बेहद कम है, एंड अब बस आप समझिए हमारा जो अब तो आपको मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर अब इंतजार रहता है कि आप अगला टॉपिक कौन सा लेंगे। तो मेरा ये कहने का सेंस है कॉपी पेन से लेके बैठिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, बेल आइकन या जो कुछ भी होगा उसको आप अपने लेवल पे समझिए, जैसा वीडियो आए सबसे पहले चीज नोट कीजिए, समझिए, याद कीजिए।
क्योंकि डेफिनेटली अब ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी ना ये चीजें, किस चैप्टर में किस सेक्शन से कहां तक है। तो दिस इज कवरिंग फ्रॉम चैप्टर 24 टू चैप्टर 30, दैट वाज द चैप्टर 5, ये सेक्शन 24 टू 30। नेक्स्ट चैप्टर 6 ये बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जब बात आ रही है तो इससे अभिप्राय यहां क्या है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी से मतलब यह है कि डिसेबिलिटी जो है उसके लेवल पे एक जो प्रासंगिक हमने अन्य अधिनियम बनाए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं तो अभी देखिए चैप्टर 3 एजुकेशन की बात कर रहा था, बट देन डेफिनेटली वी हैव राइट टू एजुकेशन। तो ये जो डिसेबिलिटीज है इसको लेके कहीं ना कहीं वो कौन सा सपोर्टिव एक्ट है जो हमें इंडिपेंडेंस दे सकता है एक सोच की, जिसके एक जो मॉडस ऑपरेंडी हमारा क्रिएट करेगा, एक जो लोकस स्टैंडर्ड बन रही कि अगर ये समस्या है तो ये जो राइट टू एजुकेशन है इस अमेंडमेंट से आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारी जो आइडेंटिटी डिग्निटी है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही है। तो ये जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये जो बात की जा रही है यही देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट में बेंचमार्क डिसेबिलिटी का प्रोविजन किस सेक्शन के अंतर्गत है। अब मान लीजिए ABCD दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, अगर ऐसे आप करते चलेंगे तो मेरा वादा है ज्यादा 3 से 4 दिन के अंदर सारे एक्ट्स आपके पास होंगे। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। Now, this is from 31 to 37. Next, we are seeing chapter 7. This is special provisions for persons with disability with high support needs. अब देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कवर करने के बाद अगला बिंदु जो आ रहा है, दिस इज डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड्स, जहां गंभीर स्थिति है, इमीडिएट लेवल पे अकस्मात हमें आवश्यकता है देखिए चिकित्सा की, या उससे रिलेटेड कोई दूसरा बिंदु ऐसा होता है जहां इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट नीड्स की बात आ रही है, उसको लेके एक ही आर्टिकल है, सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 38, जहां बात की जा रही है डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड्स। नाउ चैप्टर 8 इसमें बात की जा रही है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब मैंने अभी आपसे कहा था चैप्टर 1 जिसमें प्रिलिमिनरी की बात, शॉर्ट टाइटल की बात आ रही थी, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में दी गई है। तो आपको अगर आपने स्मरण किया हुआ है, याद किया हुआ है, और मेरा वीडियो जरूर देखिएगा पीसीएसजे के नोटिफिकेशन के ठीक अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, कितनी खूबसूरत मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है, जिसमें अगर आप आज की स्थिति में देखिए कि 12 फरवरी को आपका पीसीएसजे 2022 का पेपर है, मैंने कितने सुंदरता से, खूबसूरती से, सहज भाव में फ्रेंड्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि प्रत्येक पेपर 3-3 दिन के लिए लेके चलिएगा। और आज अगर आप देखेंगे तो रफली अराउंड 45 डेज की स्थिति है, अभी भी हमारा वो पूरी तरह से प्रासंगिक है, इट इज टोटल फुल प्रूफ है ना। तो उसके लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 3-3 दिन भी अगर आप लेके चलते हैं तो बहुत इजीली आपके वो पेपर्स कंप्लीट होंगे। ये लॉ के पेपर्स, आपके जो लीगल एक्ट्स जनरल स्टडीज के पेपर में आ रहे हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात आ रही है फ्रॉम सेक्शन 39 टू सेक्शन 48। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 9 जिसमें बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, है ना। तमाम जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हो सकती हैं, और खास तौर से जो डिसेबिलिटी को ओरिएंटेड जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उनके पंजीकरण को लेके उनकी क्या नियमावली बनी हुई है, वो किस एक्ट किस सेक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं, ये जानना बहुत अधिक जरूरी होगा। तो आप देखेंगे चैप्टर 9 जो हमारे इस एक्ट का है, दिस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। और क्योंकि जब तक देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एनी इंस्टीट्यूशन कैन कम फॉरवर्ड एंड क्लेम फॉर व्हाट, बट ऑब्वियस क्लेम फॉर ग्रांट्स। क्योंकि देखिए सरकार बहुत सजग प्रहरी है इस बिंदु पर। एंड नेवर फॉरगेट, ये देखिए ऊपर से परकुलेट करता हुआ
भाव आ रहा है, जो कितना खूबसूरत है। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो किस हद तक ये प्रासंगिक होगा कि आप ये देखिए, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने बकायदा कहा हुआ है कि ये जो विकलांगता है ये दिव्यांग जन के रूप में संबोधित की जाए। तो ग्रांट्स को लेके बिल्कुल भी मिस एप्रोप्रिएशन का सवाल ही नहीं उठता है। वो तब नहीं होगा जब हमारे एक्ट में ऑलरेडी एंश्योर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोविजन फॉर ग्रांट्स। अब ये जो अनुदान की बात हो रही है ये 49 to 55 में हो रही है। देखिए 49 to 55, और कितनी इजीली से अगर आप एक एक बात को समझते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं अभी क्लास ओवर करूंगा ऐसे ही कहानी की तरह से आपको सारे एक्ट्स स्मरण होंगे। कहीं आई डोंट सी एनी हिंड्रेंस, एनी ऑब्स्टिकल राउंड द वे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 10। देखिए 9th में रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, 10th में बात आ जा रही है सर्टिफिकेशन की, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। क्योंकि मतलब लाजमी बात है, प्रमाणिकता ही सब कुछ है। एंड सर्टिफिकेशन की जब बात आ रही है तो ये बात आ जाएगी 56 to 59 में सेक्शंस को लेके। एंड अब आपको बखूबी ये समझ में आ रहा होगा कि सर फिर तो एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन हियर। एक वर्ड भी कैसे मिस कर सकते हैं कि अब से लेकर 12 फरवरी तक ठंडे दिमाग से बस वीडियो देखते रहिए, कॉपी पेन से लेके बैठिए। सबका काम होता है, आपका भी होगा डेफिनेटली। नाउ चैप्टर 11 इज सेंटर एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। कि सेंटर अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य, ये जो एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड का जो गठन होगा, क्योंकि समय समय पे स्थितियां बदलती हैं, समय समय पे स्थितियों के बदलने के चलते नीड्स बदलती हैं, डिसेबिलिटी की डिग्री। और अब जब मेन स्ट्रीम में लेके आना ही है तो सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। देखिए, और ये कितनी अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड कि the level of administration being implemented, because in any case India follows decentralized, है ना, जो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगा। तो पहले ही देखिए एक्ट में प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का। अब सीधे सीधे बात अगर आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में किस सेक्शन में प्रावधान है या कौन सा चैप्टर डील करता है, तो यू अंडरस्टैंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर 60 to 73। कितना लॉजिकल, इजी टू गो प्रेजेंटेशन है। मतलब वो चाहे आप देखिए विस्तार से अगर जाएंगे तो इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। अब तो बस समझते जाइए और चीजों को मेंटली बस बिठाते जाइए अपने दिमाग में। नेक्स्ट चैप्टर 12 बात हो रही है चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कमिश्नर्स का, चीफ कमिश्नर का, स्टेट कमिश्नर्स का गठन तभी होगा जब ऊपर आपके पास एक स्टेट और सेंटर एडवाइजरी बोर्ड होगा। तो ये एडवाइजरी बोर्ड ही आगे डायरेक्शन देगा कि कैसे काम होना होगा, उसी पर प्रकाश डालेगा। उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? इंप्लीमेंटेशन करेंगे चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर्स। ये बात हमारी आ जाएगी फ्रॉम सेक्शन 74 to 83। नेक्स्ट टू दिस विल सी चैप्टर 13। अब देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया इंस्टीट्यूशंस का, सर्टिफिकेशंस हो गया, एडवाइजरी बोर्ड का गठन हो गया, स्टेट चीफ कमिश्नर्स का गठन हो गया। तो आगे बात आएगी ये तमाम मामलों की सुनवाई कहां होगी? वी हैव प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। जितना गंभीर मुद्दा है तो बाकायदा स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है फ्रॉम सेक्शन 84 to 85। बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से चीजों को सुनिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए। खूब हमारे YouTube पे वीडियोस जो आते हैं पूरी तरह से लाभान्वित होइए। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपके तमाम प्रयासों को बेहद आसान कर सकूं, आपको एक कंफर्ट में ला सकूं, एक ईज में आपको प्रोवाइड कर सकूं। नाउ चैप्टर 14 इज नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। देखिए जब तक एडवाइजरी बोर्ड नहीं होगा, कमिश्नर्स
का गठन नहीं होगा, स्पेशल कोर्ट्स का गठन नहीं होगा। तो ये जो एक फंड की बात होती है, एक जो कॉर्पस फंड हमने तैयार किया हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके माध्यम से फंड्स का डिसबर्समेंट होगा, बट ऑब्वियस ये बात की गई है 86 to 87 के अंतर्गत। नाउ सेक्शन चैप्टर 15 डील्स विद स्टेट फंड। अब देखिए जो बात नेशन में है, जैसे यहाँ चीफ कमिश्नर था, यहां स्टेट था, इसी तरह से आप देखेंगे कि इस चैप्टर 14 जो है हमारा, दिस इज डीलिंग विद नेशनल फंड, चैप्टर 15 इज डीलिंग विद स्टेट फंड, है ना, फॉर डिसेबिलिटी, और इसको लेके सेक्शन 88 है। नेक्स्ट चैप्टर 16। अब जो स्पेशल कोर्ट जो गठित किए गए हैं, यही तो कैटेगोरिकली डिफाइन करेंगे कि किस जगह ऑफेंस हुआ है। तो ऑफेंस की जब बात आएगी, ऑफेंस और ऑफेंस के अनुसार जो दंडात्मक कार्रवाई प्रावधान हो सकते हैं, पेनल्टीज, दैट इज फ्रॉम 89 to 95। बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा ठंडे दिमाग से, है ना। नेक्स्ट टू दिस इज चैप्टर 17 जो मिसलेनियस है। दिस इज फ्रॉम 96 to 102। तमाम बातें जो अपरिहार्य हैं, जो अनिवार्य हैं, उनके बारे में जो निचोड़ निकाला गया है। दिस इज द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 17 विविध, मिसलेनियस, जो 96 से 102 तक जाता है। एंड विद दिस द एंटायर एक्ट कम्स टू एन एंड, बट विद द शेड्यूल। अब ये शेड्यूल जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत डिटेल में, कैटेगोरिकली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुझाव पर कि ये जो डिसेबिलिटी है, ये कितने टाइप्स की डिसेबिलिटी हो सकती है ना। तो उस स्तर पर हम देखेंगे कि नंबर 1 पे यू हैव फिजिकल डिसेबिलिटी, सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी। सेकंड वी हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। थर्ड लेवल पे आप देखेंगे मेंटल बिहेवियर, एक जो मानसिक व्यवहार की स्थिति उत्पन्न होती है। फोर्थ में हम देखेंगे कॉजेस क्या हैं, और फिफ्थ में हम देखेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कई बार होता है कि डिसेबिलिटी तो है लेकिन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका एक गुणात्मक प्रभाव जो हो जाता है। तो दिस इज फिफ्थ। एंड सिक्स के लेवल पे हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वॉट एवर टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी, अगर सरकार को ऐसा कुछ लगता है जिसको डिसेबिलिटी की कैटेगरी में हमें डालना होगा, तो केंद्रीय सरकार उसको नोटिफाई करेगी। तो विद दिस वी हैव द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड नाउ आई थिंक मैंने आपको जिस तरह से बताने की कोशिश की है, पूरा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो अगर आप अपना जनरल स्टडीज का पेपर देखेंगे एंड सेपरेटली जो करीब 9 इंडिविजुअल एक्ट्स दिए गए हैं, सब अलग अलग, जो पहली बार जीएस के पेपर में आ रहे हैं, आप देखेंगे बहुत डिटेल में मैंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हुए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव अंडरस्टैंडिंग जो फाइनल डिटेल्स हैं कि व्हाट वर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, व्हाट वाज द एक्चुअल नीड कि ये हमें अधिनियम लाना पड़ा, तो इस अधिनियम के लाने के चलते वो जो तमाम स्थितियां थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एज अ रेजोल्यूशन, वो जो हमारे 8 बिंदु थे, क्योंकि आप देखेंगे दोस 8 पॉइंट्स, यू सी अ डीप इम्प्रिंट ऑफ ऑल दोस 8 पॉइंट्स इन आवर परहैप्स आई वुड से 17 चैप्टर्स, है ना। और इसके बाद फाइनल डिटेल के साथ किस चैप्टर में कहां से कहां तक सेक्शन है, क्योंकि देखिए ये तो फिर फ्रेंड्स भरे हुए हैं क्वेश्चंस ऐसी तरह से, और आगे भी जो 9 एक्ट्स हैं, 8 एक्ट्स हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से, विद ऑनेस्ट ऑनेस्टी, बहुत टाइम मैं दे रहा हूं आपके साथ, और मुझे अच्छा लग रहा है बीइंग विद यू, हेल्पिंग यू, आपके साथ कदम कदम पे मिलाना ही राहुल दीक्षित टाइम्स का उद्देश्य है। बहुत मेहनत कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बस अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें आपका अगला एक्ट आएगा। तो कितना सुचारू तरह से देखिए अब हमारे आपके बीच का एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, एक जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको समय का प्रबंधन कहते हैं, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ गए। और अब तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अब हम नहीं रुकने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द सक्सेस।